पिछले भाग में आप सबने सुना कि शीतल की शादी हो जाती है। शादी होकर शीतल अपने ससुराल चली जाती है तो ससुराल में भी उसने बहुत दुख झेले। शीतल का पति दूसरी शादी कर लेता है। शीतल दुखी होकर अपने ससुराल से निकलकर अपने बच्चों को साथ लेकर शांति देवी के घर आ जाती है। वहाँ पर आकर अपना जीवन यापन करने के लिए शीतल अपना कुछ काम शुरू करती है। अब आगे पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मम्मा, हमारे स्कूल में छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। मैंने भी उसमें भाग लिया है। मम्मा, आप भी मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आना। फैंसी ड्रेस कंपटीशन? हाँ मम्मा। कब है? 3 दिन बाद। आप मेरे लिए अच्छी ड्रेस लाओगी ना मम्मा? यह सुनकर शीतल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं अपनी परी बेटी के लिए ऐसी ड्रेस लाऊंगी कि किसी के पास भी नहीं है। अब चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, भैया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोनों खाना खा लो। यह कहकर शीतल ने उनके हाथ मुंह धुलाए और दोनों को खाना खिला दिया। खाना खाकर दोनों बहन भाई खेलने लग गए। शीतल सोचने लगी कि पिंकी के लिए अच्छी सी ड्रेस वह कहाँ से लाएगी, क्योंकि अगर वह किसी अच्छी दुकान पर से अच्छी सी ड्रेस खरीदेगी तो काफ़ी महंगी आएगी। लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने कई दुकानों पर ड्रेस देखी, लेकिन जो छोटी दुकानें थी उन पर तो अच्छी ड्रेस नहीं मिली और जो बड़ी दुकान थी उन पर से ड्रेस खरीदने की हैसियत शीतल की नहीं थी। थक हार कर शीतल के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब शीतल ने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक प्यारी सी अच्छी सी ड्रेस अपनी बेटी के लिए बना दूं। यह सोचकर उसने एक अच्छी सी ड्रेस पिंकी के लिए तैयार कर दी। ड्रेस इतनी प्यारी थी कि कोई देखकर सोच भी नहीं सकता था कि यह शीतल ने खुद ने सील कर बनाई है। सबको यही लगेगा कि शीतल ने यह काफ़ी महंगी खरीदी होगी। ड्रेस को देखकर पिंकी भी काफ़ी खुश हो गई और प्यार से अपनी मम्मा के गले लग गई। कंपटीशन के दिन पिंकी नई ड्रेस को पहनकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब उसे ही देखे जा रहे थे। उस ड्रेस को पहनकर पिंकी ने कंपटीशन में हिस्सा लिया और उस कंपटीशन में जीत गई और उसे फर्स्ट प्राइज मिला। जब वह अपनी जीत की ट्रॉफी लेकर अपनी माँ के पास आई तो शीतल को भी बहुत खुशी हुई और उसने प्यार से पिंकी को गले लगा लिया। पिंकी अपने कंपटीशन की बातें बताते हुए नहीं थक रही थी कि लोगों ने उसकी ड्रेस कितना अच्छा बताया और उसकी कितनी तारीफ की। मम्मा, आप वह ड्रेस कहाँ से लाई थी? यह सुनकर शीतल मुस्कुराते हुए बोली, बस एक परी रानी आई थी और मैंने उससे अपनी छोटी परी के लिए ड्रेस मांग ली और उसने खुशी खुशी दे दी। यह कहकर शीतल हंस पड़ी। तब पिंकी मासूमियत से बोली, लेकिन मम्मा, वह परी रानी मुझसे मिलकर तो गई ही नहीं। तब शीतल प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, जब आएगी ना तब उसे बहुत डांट लगाऊंगी कि वह मेरी परी बेटी से मिलकर क्यों नहीं गई। हाँ मम्मा, उसे बहुत डांटना, और जब मुझे मिलेगी ना तो मैं भी डांट लगाऊंगी बहुत। पता है, मेरी फ्रेंड है ना, वह कहती है कि परी के पास एक ऐसी छड़ी होती है जिससे बहुत सारे खिलौने जो हम मांगे वह दे देती है। जब परी आए ना मम्मा तो आप उनसे ढेर सारे मेरे लिए खिलौने मांग लेना। और फिर परी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मम्मा, मैंने खाना खा लिया, अब मैं भैया और मैं खेलने जाए। हाँ, कुछ देर खेलकर आ जाना, फिर पढ़ाई भी करनी है, समझी तुम? तब पिंकी अपनी मम्मा के गले लगते हुए बोली, यस मम्मा। यह कहकर पिंकी कन्हैया के साथ चली गई। तभी शीतल भी अपने काम में लग गई। तभी अचानक बंगले के आगे एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक सूट बूट पहने हुए और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए आदमी अंदर आया। उसे देखकर शीतल हैरान रह गई कि यह कौन है। उस आदमी ने आगे बढ़कर शीतल से नमस्ते कहा। शीतल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। तब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पिंकी राठौर की मम्मी हो ना? यह सुनकर शीतल हड़बड़ाकर बोली, हाँ
तब वह आदमी अर्जुन ठाकुर बोला, आज जिस कंपटीशन में आपकी बेटी ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है, उस कंपनी में मैंने जज। अर्जुन आगे कुछ कहता, तभी शीतल बोली, आइए आइए सर, अंदर आइए। शीतल के कहने पर अर्जुन अंदर आया। शीतल ने उसे सोफे पर बिठाया और रसोई में से उसके लिए भागकर पानी लाई और बोली, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? नो थैंक्स, वह आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर शीतल भी वहीं दूसरे सोफे पर बैठ गई और बोली, जी बोलिए। शीतल के बोलने के और रहने के सादगीपूर्ण ढंग को देखकर अर्जुन ठाकुर ने सादा ढंग से और साफ सुथरी भाषा में अपनी बात उसके सामने रखी और कहा, मेरा नाम अर्जुन ठाकुर है। अर्जुन ठाकुर यह सुनकर शीतल बोली कि अर्जुन ठाकुर वह जो शहर के जाने माने रईस है। जब वह आदमी शीतल की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, हाँ मैं वही अर्जुन ठाकुर हूँ। जैसा आप जानती है कि शहर के साथ साथ आसपास के कई शहरों में मेरा फैंसी डिजाइनिंग, फैंसी ड्रेस का कलेक्शन है और मेरा यह कारोबार इस शहर के साथ साथ देश के कई शहरों में भी है, फैला हुआ है। आप तो जानती है कि हम एक से बढ़कर एक ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं और हमारी डिजाइनिंग की हुई ड्रेस इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी पसंद की जाती है। लेकिन आज जब मैंने आपकी बेटी की ड्रेस को देखा तो मैं हैरान रह गया कि आज तक हमने एक से बढ़कर एक डिजाइनिंग फ्रेश ड्रेस तैयार की है, लेकिन ऐसी ड्रेस कभी भी बना नहीं पाए। जहाँ तक मुझे पता है वह ड्रेस आपको किसी दुकान पर तो नहीं मिली है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह ड्रेस आप कहाँ से लाई थे? यह सुनकर शीतल कुछ देर चुप रही और फिर बोली, जी सर, बात यह है कि मैं सिलाई का काम करती हूँ और मुझे बचपन से ही तरह तरह की फैंसी डिजाइनिंग ड्रेस तैयार करने का शौक़ है। जब मुझे पिंकी ने बताया कि उसकी स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है तो मैं ये सोचकर परेशान थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कौन सी ड्रेस खरीदे। मैंने कई दुकानों पर ट्राई किया, लेकिन जो शहर की छोटी दुकानें थी उन पर तो कोई अच्छी ड्रेस नहीं मिली और जो बड़े बड़े शोरूम थे उनमें से ड्रेस खरीदना मेरी औकात के बाहर था। इसीलिए वह ड्रेस मैंने ही अपने दिमाग से खुद ने ही सील कर तैयार की है। यह सुनकर अर्जुन ठाकुर हैरानी से शीतल की तरफ देखने लगे और फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, क्या आप अपनी डिजाइनिंग हमें सेल करना चाहोगी? उसके बदले आपको एक मोटी रकम भी मिलेगी। आप नहीं जानती कि आपकी उस डिजाइनिंग की कीमत क्या है। सर, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, मैंने तो बस अपनी बेटी का मन रखने के लिए वह ड्रेस तैयार की थी। लेकिन आप एक बात सोच लीजिए, वह डिजाइनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप उस डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शीतल की बात सुनकर अर्जुन काफ़ी प्रभावित हुए और फिर बोले, अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक बात बोलूं? यह सुनकर शीतल मुस्कुराते हुए बोली, जी कहिए। अगर आप चाहती है तो उस डिजाइन के लिए आपको मोटी रकम भी आपको मिल सकती थी, लेकिन आपने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि आप जैसी एक हाउसवाइफ ऐसी डिजाइनिंग ड्रेस तैयार कर सकती है। अगर आपको सही लगे तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगी? यह सुनकर शीतल बोली, लेकिन हाँ, आपने जो ड्रेस पिंकी के लिए तैयार की थी उससे ही आपके हुनर का पता चलता है। अगर आप हमारे साथ हमारे लिए काम करोगी तो हमें बड़ी खुशी होगी और साथ में आपको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। लेकिन देखिए, मना मत कीजिए। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तब कजरी भी वहाँ आ गई। तब शीतल कजरी की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरी बहन है कजरी। मेरी एक शर्त है कि आपके यहाँ मेरे साथ काम मेरी बहन भी करेगी। मेरी बहन मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम करती है। ये सुनकर अर्जुन ने कजरी की तरफ देखा और फिर वह शीतल की तरफ देखते हुए बोला, जैसा आप ठीक समझो, कल आप लोग इस पते पर आ जाना।
यह कहकर अर्जुन ठाकुर ने एक कार्ड शीतल को दिया। कार्ड लेकर शीतल मुस्कुराते हुए बोली, जी। यह कहकर अर्जुन खड़े होते हुए बोले, तो मैं चलता हूँ। सर कुछ देर बैठिए, आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, इसीलिए मैं चलता हूँ। यह कहकर अर्जुन ठाकुर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। शीतल अर्जुन के सादगीपूर्ण स्वभाव से काफ़ी प्रभावित हुई। तब कजरी ने आगे बढ़कर शीतल से जानना चाहा कि आखिर में मामला क्या है। शीतल ने सारी बात कजरी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद कजरी की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए कि शीतल ने अपने बारे में ना सोचकर पहले उसकी खुशियों के बारे में सोचा। यह सोचकर उसने शीतल को गले लगा लिया। शीतल दूसरे दिन कजरी के साथ जो अर्जुन ठाकुर ने उसे कार्ड दिया था, उस कार्ड पर लिखे पते पर गई। उस पते पर जाकर शीतल ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ी आलीशान ऑफिस की बिल्डिंग थी। शीतल कजरी के साथ अंदर गई और गेट पर खड़े बॉडीगार्ड को अपना परिचय दिया। वह बॉडीगार्ड उसके हाथ से उसके नाम और पते की चिट्ठी लेकर अंदर गया और कुछ देर बाद आया और बोला कि आपको सर अंदर बुला रही है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर शीतल और कजरी चौकीदार के साथ चल दी। चौकीदार ने उसे एक ऑफिस के आगे ले जाकर छोड़ दिया और अंदर जाने का इशारा किया। शीतल कजरी के साथ ऑफिस में अंदर चली गई, जहां अर्जुन ठाकुर बैठे अपने काम में लगे हुए थे। शीतल और कजरी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आइए आइए बैठिए। ये सुनकर शीतल और कजरी पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। तब अर्जुन ने उसे अपनी कंपनी के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया और उसे कितने महीना की सैलरी मिलेगी यह भी बताया। अगर उनका काम अच्छा हुआ तो आगे उन्हें कंपनी की तरफ से और भी अन्य सुविधाएं मिल सकती है। यह कहकर अर्जुन ठाकुर ने अपना फ़ोन उठाकर किसी को मिलाया और बोला कि मानसी अंदर आओ। यह कहकर उसने अपना फ़ोन वापस रख दिया। कुछ ही देर में एक जींस टॉप पहने लड़की अंदर आई और उसने अंदर आकर अर्जुन ठाकुर से कहा, जी सर आपने बुलाया। हाँ मानसी, यह शीतल और यह इसकी सिस्टर कजरी है। मैंने तुम्हें बताया था ना इनकी डिजाइनिंग के बारे में। हाँ सर। तब अर्जुन खड़े होते हुए बोले, तुम इन्हें यहाँ का काम अच्छे से समझा देना और इन्हें काम पर भी लगा देना। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसका ध्यान रखना। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है। यह कहकर फिर अर्जुन ठाकुर शीतल और कजरी की तरफ देखते हुए बोले, यह मानसी है मेरी सेक्रेटरी। तब मानसी ने शीतल और कजरी की तरफ मुस्कुराते हुए हेलो कहा। तब अर्जुन बोले, मैं चलता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने अपना बैग उठाया और बोला, शीतल और कजरी मैं चलता हूँ, तुम मानसी से अपना काम समझ लेना। जी सर। अर्जुन मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। शीतल और कजरी मानसी के पीछे पीछे उसके साथ आ गई। मानसी उन्हें अंदर एक कमरे में लेकर आई और उसे सारा काम समझा दिया। मानसी के बताए अनुसार शीतल और कजरी काम में लग गई। पहले दिन उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों सबसे अच्छे से घुल मिल गई। यहाँ तक कि उनका काम भी सबको बहुत पसंद आता। यहाँ तक कि अर्जुन ठाकुर भी उनके काम की काफ़ी तारीफ करते। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। इसी तरह 3 साल गुजर गए। अब कजरी और शीतल की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया। कंपनी की तरफ से उन्हें एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट रहने के लिए और ऑफिस आने जाने के लिए एक पर्सनल कार भी मिल गई थी। दोनों के पास अच्छा बैंक बैलेंस था। कजरी ने अपने चौकीदार पिता से चौकीदार की नौकरी छोड़कर अपने साथ रहने के लिए कहा। रामदीन और कजरी झुग्गी झोपड़ी छोड़कर उस सोसाइटी के आलीशान फ्लैट में
रहने को तो आ गई, लेकिन रामदीन ने नौकरी छोड़ने से यह कहकर मना कर दिया कि मैंने मालिक का इतने साल तक नमक खाया है और जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है मैं उनकी ही सेवा करना चाहता हूँ। यह कहकर उसने शांति देवी के बंगले के चौकीदार की नौकरी नहीं छोड़ी। शीतल और कजरी की मदद से ही अर्जुन ठाकुर ने अपने कारोबार में काफ़ी बढ़ोतरी की थी। शीतल अब अर्जुन की मेन सेक्रेटरी थी। अर्जुन अपने काम के सिलसिले में भी अधिकतर शीतल से ही सलाह मशविरा करता और काम का भार अधिकतर शीतल पर ही रहता। अर्जुन की अनुपस्थिति में शीतल ही सारा कारोबार का काम देखती थी। शीतल और कजरी के द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस को अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया गया। यहाँ तक कि कई बार तो नेशनल लेवल पर आयोजित फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए भी उनकी बनाई ड्रेसों के ऑर्डर आते थे। शीतल और कजरी की वजह से अर्जुन को काफ़ी मुनाफा हो रहा था। उसका कारोबार अब पहले से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया था। उधर मोहन भी अपने ससुर के कारोबार को बढ़ाने में लगा हुआ था। लीना अब मोहन के साथ अपने पिता के घर ही रहती थी, जिससे मोहन उसके पिता का कारोबार संभाल सके। अनुपमा ने कई बार लीना से उनके साथ चलने की बात कही, लेकिन लीना ने यह कहकर मना कर दिया, मम्मी जी आप वहाँ क्या करोगी, आप यहीं अपने घर पर रहो, आपको हर महीने हम खर्चे के लिए रुपए भेज दिया करेंगे। लीना नहीं चाहती थी कि उसकी सास उसके साथ आकर रहे, जिससे उसकी आज़ादी में कोई रुकावट पैदा हो। लीना पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जीती थी। मोहन ने अपनी माँ के लिए एक नौकरानी लगा दी जो उसके घर का सारा काम कर सके। वह हर महीने अपनी माँ को पैसे भेज दिया करता, लेकिन अनुपमा जी को काफ़ी बुरा लगता क्योंकि उसे घर सूना सूना लगता और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मोहल्ले की औरतों से तो पहले ही उसने अपने संबंध बिगाड़ लिए थे। पहले मोहल्लों की औरत भी उससे कम बात करना पसंद करती थी। नौकरानी तो उसका काम करके चली जाती, लेकिन जब अनुपमा जी की तबीयत खराब होती तो उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। तब उसे शीतल की बहुत याद आती, लेकिन फिर भी वह शीतल को उस घर में लाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे सिर्फ लीना के पिता की दौलत की चमक जो दिख रही थी। उधर मोहन को भी कभी कभार अपने बच्चों और शीतल की याद आती, लेकिन उसका अफसोस लीना के पिता की दौलत के आगे फीका पड़ जाता। इन 3 सालों में मोहन, लीना और अनुपमा जी ने भूल कर भी शीतल और उसके बच्चों की खोज खबर नहीं ली कि वे लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। मोहन अपने ससुर के कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। इसीलिए लीना के पिता ने अपना सारा कारोबार का काम उसे सौंप दिया था। मोहन दिन रात उसमें लगा रहता। वही शीतल भी अब अच्छे मुकाम पर पहुंच गई थी। वह जिस मुकाम पर थी उस मुकाम से मोहन का मुकाम बहुत छोटा था। शीतल और कजरी के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। दोनों की लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अच्छी थी। वह बैंक बैलेंस भी अच्छा था। अब तो जैसे दोनों की जिंदगी स्वर्ग हो गई थी। वही शीतल को कभी कभी मोहन की बहुत याद आती थी और वह अकेले में उसे याद कर रो लेती, चाहे मोहन ने उसके साथ कुछ भी किया हो। लेकिन मोहन उसका सुहाग था, उसका पति था। मोहन ने उसने जिंदगी में पहली बार सच्चा प्यार किया था। वह अपनी जान से ज़्यादा मोहन को चाहती थी, लेकिन जब उसे मोहन और उसके घर वालों के व्यवहार की याद आती तो उसका मन उनके प्रति नफरत से भर जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था।
शीतल और कजरी को अपने काम के लिए कहीं बाहर अपनी कंपनी और अन्य नेशनल लेवल की कंपनियों की तरफ से अवार्ड भी मिल चुके थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। शीतल के अपने काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। शीतल अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों का भी पूरा ख्याल रखती, उनके साथ समय बिताती, उनके साथ खेलती, उनके साथ खाना खाती। वह उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। वह जानती थी कि जब कोई अपना इग्नोर करता है तो कितनी तकलीफ होती है। इसीलिए वह अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का ही प्यार दे रही थी, जिससे उनके बच्चों को भी कभी प्यार की कमी महसूस ना हो। शीतल आज इस मुकाम पर थी कि वहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। रक्षाबंधन का दिन था, सब स्टाफ छुट्टी पर था, लेकिन शीतल अपने काम में बिजी अपने ऑफिस में लगी हुई थी। तभी वहाँ अर्जुन ठाकुर आए और बोले, अरे शीतल, आज तो रक्षाबंधन है और तुम यहाँ हो, अपने भैया के घर नहीं जाना क्या? ये सुनकर शीतल थोड़ी उदास हो गई। तब अर्जुन ने कहा, क्या हुआ शीतल, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं सर, आपने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन बात यह है कि मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। एक मौसी जी थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई और भैया भाभी लंदन में रहते हैं। यह कहते हुए शीतल की आंखों में आंसू भर आए। अरे ऐसे कैसे, तुम्हारा कोई नहीं है, हम है ना। यह कहकर उसने अपनी जेब से राखी निकाली और कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरी कलाई पर अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो राखी बांध दो। मेरे भी कोई बहन नहीं है, बचपन से ही अनाथ आश्रम में गरीब मजदूर बेसहारा औरतों से राखी बंधवाता आया हूँ। हमेशा ही मुझे बहन की कमी खलती है। अगर तुम मेरी बहन बन जाओगी तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा। अर्जुन के मुंह से यह बात सुनकर शीतल की आंखों से आंसू निकल आए। अरे अब रोती ही रहोगी या राखी भी बांधोगी? वह क्या है ना कि जब भी मुझे कोई बेसहारा औरत या लड़की मिल जाती है तो मैं राखी बंधवा लेता हूँ। इसीलिए मैं अपनी जेब में रक्षाबंधन के दिन राखी रखता हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। शीतल ने बिना देर किए ही अर्जुन के हाथ में से राखी लेकर राखी उसकी कलाई पर बांध दी। शीतल की आंखों से आंसू टपक पड़े। अर्जुन ने उसे कुछ पैसे देने चाहे तो शीतल ने लेने से मना कर दिया और शगुन के तौर पर बस 1 रुपये का सिक्का लिया और कहा, नहीं भैया, आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। यह कहकर वह अर्जुन के गले लग गई। सब अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब भी तुम्हें अपने इस भाई की जरूरत हो तो बेझिझक याद करना। शीतल को अब अर्जुन ठाकुर के रूप में एक भाई मिल गया था। अर्जुन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वह अपने माता पिता की इकलौती औलाद था। अर्जुन के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उसकी पत्नी की मौत भी किसी बीमारी के चलते हो चुकी थी। अपने बेटे बच्चों की परवरिश अर्जुन ठाकुर ने खुद की थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई सौतेली माँ उसके बच्चों को परेशान करे। उधर मोहन दिन रात अपने ससुर के कारोबार में लगा रहता, लेकिन अब मोहन और लीना के बीच रिश्ता ठीक नहीं था, क्योंकि एक दिन मोहन जब घर आया तो उसने देखा कि लीना कुछ लड़कों के साथ घर में बैठकर बातें कर रही थी और शराब पी रही थी। मोहन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। तभी मोहन ने देखा कि शराब के नशे में वह लड़के लीना को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे और लीना उनका भी कोई विरोध भी नहीं कर रही थी। यह देखकर मोहन को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन लड़कों को वहाँ से डांटकर भगा दिया और लीना का गुस्से में हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए। यह कहकर मोहन को कुछ और तेज गुस्सा आ गया।
और उसने जैसे ही लीना की तमाचा मारना चाहा, लीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मेरे ही पापा के टुकड़ों पर पलते हो और मुझे ही गुस्सा दिखाते हो। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम एक उस पालतू कुत्ते की तरह हो जिसे मेरे पापा निवाला फेंकते हैं। और खबरदार, जो आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी की तो मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीना जानती हूँ, समझे तुम? यह कहकर लीना वहाँ से चली गई। लीना के बोले शब्द मोहन की आत्मा में तीर की तरह चुभ रहे थे। आज उसे शीतल की बहुत याद आई कि जिस लीना ने पिता की जायदाद के लिए उसने लीना से विवाह किया, जिसके पिता के कारोबार को बढ़ाने के लिए वे दिन रात एक कर मेहनत करता रहा, आज उसी लीना की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। लीना के बोले शब्द मोहन के दिमाग में घूम रहे थे। आज वह अकेले में बैठकर बहुत रोया और भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। आज उसे अपने बच्चों और शीतल की बहुत याद आ रही थी। वह चाहता था कि शीतल वापस आ जाए, उसके बच्चे भी आ जाए, तो वह उनके साथ हंसी खुशी रहे। क्यों वह दौलत कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि अपने बीवी बच्चों का भी दुख भी नहीं देख पाया? उसके जीवन पर धिक्कार है ऐसे जीवन पर। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने अपना जो पहले छोटा मोटा कारोबार था वह भी छोड़कर लीना के पिता के कारोबार में अपना पूरा जी जान लगा दिया था। आज मोहन को महसूस हो रहा था कि उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। उसने शांति देवी के घर जाकर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन शीतल का उसे कोई पता नहीं चला, क्योंकि जिस चौकीदार काका को शीतल का पता मालूम था वह तो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे और दूसरे नए चौकीदार को शीतल के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। मोहन थक हार कर घर आ गया। अब लीना के साथ रहना उसकी मजबूरी थी। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। अब शीतल और मोहन को अलग हुए 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में शीतल ने काफ़ी मुकाम हासिल कर लिया था। अब अर्जुन ठाकुर के साथ उसके कारोबार में शीतल की पार्टनरशिप थी। कजरी ने भी काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन उसका मुकाम शीतल से कम था। अब शीतल का खुद का आलीशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम समय में शीतल ये मुकाम हासिल कर सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी हमें उसे मिलाने में लग जाती है। यही हाल शीतल का था। वह बस ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहती थी जहां पहुंचकर वह सब दुनिया को बता सके कि एक अकेली औरत कमज़ोर नहीं होती, एक नारी दुर्गा का रूप होती है, वह चाहे जो कर सकती है। शीतल और मोहन उसी शहर में रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान थे। ना ही इन 5 सालों में दोनों कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। तभी एक दिन अर्जुन ने आकर शीतल को बताया कि शहर में जो बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रम बन रहा था ना, जिसमें अकेले 50% खर्चा हमारी कंपनी की तरफ से गया था, हमने उसमें 50% सहयोग दिया था, जबकि बाकी का 50% शहर के अन्य लोगों ने दिया था। कल उस आश्रम का उद्घाटन है, इसीलिए हमारा जाना जरूरी है और मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए तुम चली जाना। यह सुनकर शीतल बोली, सर कल मेरा भी जाना नहीं हो सकता। कल मेरे बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और मुझे वहाँ जाना जरूरी है। यह सुनकर अर्जुन कुछ सोच में डूबते हुए बोले, देख लेना शीतल, अगर तुम्हारा जाना हो जाए तो ठीक, वरना जाना कैंसिल कर देंगे। यह कहकर अर्जुन चला गया। शीतल भी अपने कामों में लग गई। आज शीतल के बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। शीतल अपने बच्चों के साथ स्कूल गई। पेरेंट्स मीटिंग लगभग 11 बजे ख़त्म हो गई। तभी जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकली, अर्जुन का फ़ोन आया। अर्जुन ने शीतल से पूछा कि कहाँ हो? बस सर,
अभी बच्चों को स्कूल से निकली हूँ। आज पेरेंट्स मीटिंग थी। ठीक है, ऐसा करना, तुम स्कूल से घर जाकर ऑफिस ना जाकर सीधे ही वह कल मैंने बताया था ना उस आश्रम के उद्घाटन में चले जाना, क्योंकि आश्रम कमेटी अध्यक्ष का बार बार फोन आ रहा है। शीतल ने जी सर कहकर फोन काट दिया और वे सीधी घर आई और घर से फिर तैयार होकर उद्घाटन समारोह की तरफ निकल गई। उद्घाटन 1 बजे से था। उद्घाटन में शहर के जाने माने कई बिजनेसमैन आए थे, जिन्होंने उस आश्रम को बनाने में अपना सहयोग दिया था। तभी उस उद्घाटन की कमेटी के अध्यक्ष ने आश्रम के उद्घाटन के बारे में सभी को बताया कि इस आश्रम को बनने में सबसे ज़्यादा लगभग 50% हिस्सा शीतल और अर्जुन ठाकुर की कंपनी का नाम लेकर कहा कि उस कंपनी ने दिया है। इसीलिए हम सबकी गुजारिश है कि आश्रम का उद्घाटन भी आज उसी कंपनी द्वारा भेजे गए किसी मेंबर के हाथ हो। लेकिन वहाँ उस समय कोई उपस्थित नहीं था, क्योंकि शीतल तो अभी रास्ते में ही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद कमेटी के अध्यक्ष ने आश्रम का उद्घाटन करने के लिए शीतल की कंपनी के बाद जिस कंपनी ने ज़्यादा योगदान दिया था वह मोहन के ससुर की कंपनी थी, और उस तरफ से मोहन और लीना दोनों आए हुए थे। तो कमेटी अध्यक्ष ने उन दोनों से आश्रम का उद्घाटन करने की गुजारिश की। वे दोनों रिबन फीता काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी शीतल वहां आ पहुंची। शीतल को आए देखकर सभी कमेटी के लोग खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आपका ही इंतजार था। यह कहकर उन लोगों ने पहले शीतल से सब लोगों ने अभिवादन किया। शीतल ने अपनी देरी के लिए सबसे क्षमा मांगी। तब कमेटी अध्यक्ष ने एक लड़की की तरफ इशारा किया। वह लड़की एक थाल में कैंची लेकर शीतल के सामने आई। तब कमेटी अध्यक्ष ने शीतल से कहा कि हम सबकी इच्छा है कि आप अपने शुभ हाथों से इस आश्रम का उद्घाटन करें। यह सुनकर जैसे ही मोहन और लीना की नज़र शीतल पर पड़ी तो वे लोग हैरान हो गए। दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जिसे अपने सामने खड़ा देख रहे हैं वह शीतल है या कोई और। उन दोनों को तो लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। शीतल हल्के पीले रंग की प्लेन साड़ी, आंखों पर काला चश्मा और खुले बालों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। मोहन तो जैसे शीतल को देखकर उसमें खो गया था। शीतल के वहां आ जाने से मोहन और लीना को वापस अपनी जगह पर आना पड़ा। उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब कमेटी अध्यक्ष ने शीतल से ही उद्घाटन के बारे में जो बोल दिया था। लीना को तो शीतल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मोहन इस बीच सोच में डूबा हुआ था कि शीतल आखिर यहाँ कैसे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शीतल ने कैंची लेकर फीता काटकर आश्रम का उद्घाटन किया। चारों तरफ ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तब कमेटी अध्यक्ष ने शीतल का परिचय सबसे करवाया। जब मोहन और लीना ने सुना कि जिस कंपनी ने इस आश्रम को 50% सहयोग दिया, शीतल उस कंपनी की पार्टनर है, तो उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा। मोहन ये सोचने लगा कि इतना यह सब कुछ कैसे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शीतल की नज़र भी मोहन और लीना पर पड़ी। फिर शीतल ने गुस्से से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली और उद्घाटन के बाद कमेटी अध्यक्ष ने शीतल से निवेदन किया कि वह कुछ 2 शब्द बोलकर आश्रम की महिलाओं की हौसला अफजाई करे। कमेटी अध्यक्ष ने विनती करने पर शीतल ने अपने हाथ में माइक लिया। उसने एक बार गुस्से से मोहन और लीना की तरफ देखा और वहां उपस्थित सभी बेसहारा बेबस लाचार औरतों से कहा कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता
उस वक्त हमें लगता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ले तो ठीक है, लेकिन कभी अपनी ज़िंदगी में हार मत मानना। कभी यह मत सोचना कि अब उनके जीने की चाह ख़त्म हो गई है। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो जीने के लिए कहीं रास्ता खोल देता है। हमेशा अपने आप को कमज़ोर मत समझो। कभी यह मत सोचो कि मैं औरत हूँ, कुछ नहीं कर सकूँगी। इतिहास गवाह है कि औरतों ने इतिहास रचा है, इसीलिए अबला नहीं सबला बनो। तुम नारी नहीं काली का रूप हो। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने अंदर की जीने की चाह को ख़त्म ना कर अपने जीने की चाह को जगाओ। अगर आज हमारी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, तो उसके लिए भगवान को कोसो मत, उसे धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही दुख तकलीफ़ होती है जिससे अपने और पराये की पहचान होती है। यह कहते हुए शीतल ने एक बार फिर गुस्से से मोहन और लीना की तरफ देखा। मोहन ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। तब शीतल ने फिर कहा कि जब समय और हालात कमज़ोर होते हैं ना, तो अपने ही नज़र फेर लेते हैं। किसी के ऊपर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनो। अपना रास्ता खुद चुनो और बिना संकोच के साथ आगे बढ़ो। मंजिल तो खुद ब खुद मिल जाएगी। कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। एक छोटी सी चींटी भी हाथी की नाक में दम कर देती है। अपने आप को दूसरों से मत तोलो। तुम अपने आप में श्रेष्ठ हो, यह समझो। अगर हमें रास्ते में ठोकर नहीं लगेगी तो हमें मंजिल की अहमियत कैसे पता लगेगी। अगर मुसीबतों से अकेले हम खुद नहीं लड़ेंगे तो अपनी शक्ति को कैसे पहचानेंगे। अपना इतिहास खुद रचो, अपनी कहानी खुद बनाओ। जीने के लिए ज़िंदगी मत बनाओ, बल्कि ज़िंदगी खुलकर जीने के लिए जियो। हमेशा आगे बढ़ो और जीने की चाहत जगाओ। शीतल के शब्दों को सुनकर चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी महिलाओं के चेहरे पर अब अपनी ज़िंदगी जीने का जज्बा और आगे बढ़ने का हौसला था। तब शीतल ने फिर सबसे अभिवादन किया और माइक वापस कमेटी अध्यक्ष को देते हुए हाथ जोड़कर कहा कि अब मुझे निकलना होगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। यह कहकर वह वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तभी मोहन ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर शीतल पीछे की तरफ मुड़ी। तभी मोहन वहाँ आया और बोला, शीतल शीतल। यह सुनकर शीतल ने ऐसे भाव बनाए जैसे वह मोहन को जानती ही नहीं हो, और फिर वह गुस्से में बोली, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर मोहन बोला, शीतल मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। यह सुनकर शीतल गुस्से में बोली, मिस्टर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मुझे जाना है। यह कहकर वह गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दिया। मोहन कुछ और कह पाता उससे पहले ही धूल उड़ाती हुई शीतल की गाड़ी वहाँ से चली गई। मोहन बेबस लाचार सा उसे जाते हुए देखता रहा। आते समय सारे रास्ते मोहन इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि शीतल यहाँ कैसे। लीना को भी शीतल को देखकर हैरानी हो रही थी कि शीतल इतने मुकाम पर कैसे पहुँच सकती है। तभी वह मोहन को सुनाते हुए बोली कि हो सकता है तुम्हारी उस एक्स वाइफ ने किसी करोड़पति को अपनी जाल में फंसाकर शादी कर ली हो। अरे सुना है कि उस कंपनी के एक पार्टनर का नाम अर्जुन ठाकुर है और अर्जुन ठाकुर की बीवी की पहले ही मौत हो चुकी है। मुझे तो लगता है तुम्हारी एक्स वाइफ ने उस अर्जुन ठाकुर से शादी कर उसकी कंपनी की मालिक बन बैठी है। लेकिन मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लीना की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शीतल वापस ऑफिस आकर अपने कामों में लग गई, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। आज 5 साल बाद उसकी मोहन से जो मुलाकात हुई थी, आज भी उसके दिल में कहीं मोहन के लिए इज्जत और प्यार था। लेकिन मोहन ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, यह सोचकर ही उसको गुस्सा आने लगता और मोहन के प्रति उसके दिल में नफरत बढ़ जाती।
और आज इसी नफरत के चलते उसने मोहन के साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसने अपने आंसू को रोकने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन आंसू उसकी आंखों से निकल ही गए। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह कजरी से यह बोलकर कि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, घर आ गई। शीतल अकेले में फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने आप को संभाला और अपने आप से कहा, नहीं, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगी। जिस इंसान ने मेरे बच्चों की और मेरी कभी कदर नहीं की, उस इंसान की अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और ना ही कभी होगी। यह सोचकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने आंसू पोंछ लिए और कहा बहुत रोली मैं, लेकिन अब नहीं। मोहन अब दिन रात शीतल के बारे में ही सोचा करता। उसे शीतल और अपने बच्चों की बहुत याद आती और अपने किए पर पछतावा होता। वह अकेले में अपने बच्चों और शीतल को याद कर रो पड़ता था। जिस धन दौलत के नशे में चूर होकर उसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा था, आज उस धन दौलत का नशा उसके सिर से उतर चुका था। वह बस अब सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। वह चाहता था कि वह रोज ऑफिस जाए और उसकी शीतल उसके लिए नाश्ता बनाए, फिर वह नाश्ता कर शीतल के हाथ से बना टिफिन लेकर वापस जाए। वापस आकर अपने बच्चों के साथ खेले, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुने, उन्हें ढेर सारी बातें बताए, उनके लिए चॉकलेट खिलौना लेकर आए, फिर अपने परिवार के साथ खाना खाकर कुछ देर उनके साथ टीवी देखकर हंसी मजाक कर सो जाए। जब उसे टाइम मिले तो अपने परिवार को लेकर घूमने जाए। यह सोचकर मोहन अपने आप को ही कोसने लगता कि क्यों उसने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया। क्यों उसने नहीं सोचा कि उसका अपना परिवार है। खुद उसने ही अपनी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया था। अपनी हंसती खेलती हरी भरी बगिया में अपने हाथों से ही आग लगा दी थी। क्यों वह हमेशा यह सोचता था कि पैसों के बल पर किसी भी खुशी को खरीदा जा सकता है। आज तो उसके पास कुछ भी नहीं है। आज ना उसका परिवार है, ना पैसा। जिस कारोबार को वह दिन रात बढ़ाने के लिए लगा रहता था, वह कारोबार भी उसका नहीं है। लीना ने उसे उसकी औकात दिखा दी थी। आज मोहन को एहसास हो रहा था कि उसने लीना से कभी प्यार किया ही नहीं था। वह तो सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करता था, जबकि उसने सच्चे दिल से प्यार तो लीना से किया था और आज भी उससे ही करता है। वह लीना को भी इस बात का डर था कि कहीं अब मोहन शीतल की धन दौलत को देखकर उसे छोड़कर वापस शीतल के पास न चला जाए। वह अब मोहन को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए रखना चाहती थी। वह कभी उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करती तो कभी उसके लिए महंगा सा गिफ्ट लेकर आती। वह अब हमेशा कोशिश में लगी रहती कि मोहन हमेशा खुश रहे और बस उसमें ही बिजी रहे, क्योंकि उसे अब चिंता सता रही थी कि कहीं मोहन उसे छोड़कर शीतल के पास चला जाएगा तो क्या होगा। मोहन को अब जैसे कुछ नहीं चाहिए था। वह बस अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता था। दूसरे दिन वह कहीं से शीतल के ऑफिस का पता पूछकर शीतल के ऑफिस पहुंच गया। उसने शीतल के ऑफिस जाकर पियोन को एक कागज में अपना नाम पता लिखकर शीतल से मिलने की इच्छा जाहिर की। चौकीदार वह कागज लेकर अंदर शीतल के पास चला गया। शीतल ने जैसे ही मोहन के नाम की चिट्ठी देखी, उसे गुस्से में एक तरफ फेंक दिया और अपने काम में बिजी हो गई। मोहन बाहर उसका इंतजार करता रहा। उसने कई बार चौकीदार से पूछा भी कि शीतल मैम से उसे कुछ जरूरी काम है और वह मिलना चाहता है, लेकिन चौकीदार ने उसे यह कहकर मिलने से मना कर दिया कि अभी मैम कुछ जरूरी काम में बिजी हैं, जब टाइम होगा वह उसे बुला लेगी। मोहन इस उम्मीद में इंतजार करता रहा, लेकिन शाम हो गई। शीतल ने उसे मिलने नहीं बुलाया। मोहन समझ चुका था कि शीतल उससे बहुत गुस्सा है। मोहन जानता था कि उसने जो कुछ किया है बहुत बड़ा गुनाह है और शीतल का उसके प्रति इस तरीके से नाराज रहना कोई गलत नहीं है।
लेकिन मोहन चाहता था कि बस शीतल उसे एक बार मौका दे दे। वह उसे इतना प्यार देगा कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। वह अपनी गलती को सुधारना चाहता था जो उसने की थी। शाम हो गई। जब शीतल अपना ऑफिस का काम खत्म कर बाहर आई तो उसकी नज़र बाहर बैठे मोहन पर पड़ी, लेकिन उसने अपनी नज़र गुस्से में दूसरी तरफ कर ली और फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से चल दी। मोहन ने जब शीतल को जाते हुए देखा तो शीतल को आवाज़ लगाई, लेकिन शीतल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और गाड़ी में बैठकर चली गई। मोहन बेबस लाचार उसे देखता रह गया और वह वापस घर आ गया। उसे अब बस शीतल की याद सताई जा रही थी। अब ना उसका खाने पीने में मन लगता और ना कुछ काम में। वह अकेले में रो पड़ता कि उसने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसे एहसास होने लगा कि जब कोई अपना नज़रअंदाज करता है तो कितनी तकलीफ होती है। जब उसने शीतल के साथ ये सब कुछ किया था तो शीतल को कितनी तकलीफ हुई होगी। उसने एक बार भी यह क्यों नहीं सोचा कि शीतल को उसकी ज़रूरत है। कितनी बार शीतल ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, उसका साथ पाना चाहा, लेकिन वह तो धन के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे शीतल की खुशियों से कोई लेना देना नहीं था। सच कहती थी शीतल, खुशियाँ पैसों से नहीं अपनेपन से खरीदी जाती है। आज उसे यह एहसास हो चुका था। आज वह अपने आप को शीतल की जगह महसूस कर रहा था। उसे आज शीतल का दर्द महसूस हो रहा था। जैसे तैसे उसकी रात कटी और वह फिर शीतल से मिलने के लिए चल दिया। वह सारा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन शीतल ने उसे अंदर मिलने नहीं बुलाया। शाम को जब शीतल ऑफिस से बाहर निकली और सीधी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, मोहन उसे आवाज़ देता रहा। तभी मोहन ने देखा कि एक आदमी आया और शीतल उसके साथ हंसते बोलते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गई। यह देखकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सोचने लगा कि लीना की बात कहीं सच तो नहीं है। कहीं शीतल ने उसे भूलकर किसी और से शादी तो नहीं कर ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीतल ऐसा नहीं कर सकती। तभी उसने वहाँ चौकीदार से पूछा कि जो ये शीतल मैम के साथ आदमी कौन है। चौकीदार ने कहा कि यह अर्जुन साहब है। शीतल को अर्जुन ठाकुर के साथ जाते देखकर मोहन सोचने लगा कि कहीं शीतल ने अर्जुन ठाकुर से शादी तो नहीं कर ली, इसीलिए वह जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर रही है। मोहन को शीतल और अर्जुन ठाकुर के भाई बहन के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उस वक्त भी अर्जुन और शीतल एक साथ किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए हुए थे। मोहन बोझिल कदमों से वापस घर आ गया। बार बार उसे शीतल का उस आदमी अर्जुन ठाकुर के साथ हंसना बातें करना याद आ रहा था। फिर उसने उसके साथ बैठकर गाड़ी में जाना उसे अंदर ही अंदर हिलाकर रख देता और वह अकेले कमरे में बंद होकर अपने आप से सवाल करता, नहीं नहीं, शीतल ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसे कैसे मुझे भुला सकती है। फिर उसकी आत्मा ही उससे कहती, क्यों नहीं कर सकती, तुमने भी तो शीतल के साथ गलत ही किया था। अपने बच्चों और शीतल के बारे में ना सोचकर तुमने भी तो धन के लालच में अंधे होकर लीना से विवाह कर लिया था। एक बार सोचा तुमने शीतल और उसके बच्चों के बारे में क्या गुजरी होगी उस वक्त शीतल पर, जब उसके पति ने उसके ही मांग का सिंदूर किसी दूसरी औरत की मांग में भर दिया था। जब तुम अपनी जिंदगी का फैसला और किसी के साथ जीने के लिए कर सकते हो तो फिर शीतल क्यों नहीं? क्या शीतल का कोई अधिकार नहीं है? वह किसी और से विवाह कर अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी नहीं गुजार सकती? अगर मर्द करे तो यह उसका हक है, लेकिन औरत करे तो यह गलत है। क्या गलत किया है शीतल ने? कुछ भी तो गलत नहीं किया। उसकी आत्मा उससे पूछती और मोहन अपने दोनों कानों पर हाथ लगाकर जोर जोर से चिल्लाकर रो पड़ता। आज उसका मन कर रहा था कि आज कहीं जाकर मर जाए। आज उसे महसूस हो रहा था
कि जब हम अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। वह सारी रात रोता रहा, लेकिन लीना तो अपनी किसी नाइट पार्टी में गई थी। उसे नहीं पता था कि मोहन क्या करता है और क्या नहीं। और लीना के पिता वह तो अधिकतर अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसीलिए पूरा घर मोहन को खाने को दौड़ता था। अब तो उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी जिससे दो शब्द बोलकर वह अपना दुख बांट सके। उधर अनुपमा जी भी अकेले रहकर बहुत दुखी थी। अब उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। अब उसे शीतल की बहुत याद आती थी। उसे महसूस होने लग गया था कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी अपनापन भी जीने के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन अब क्या करे, क्योंकि वह जानती थी कि लीना तो मोहन को वापस आने नहीं देगी और शीतल और उसके बच्चों का अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मोहन ने अपनी माँ को शीतल के बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरे दिन मोहन को ऑफिस जाना पड़ा, क्योंकि कई दिन से ऑफिस ना जाने की वजह से ऑफिस जाना उसके लिए जरूरी था। ऑफिस जाकर मोहन दोपहर को शीतल से मिलने न जाकर अपने बच्चों के स्कूल का पता लगाकर उनके स्कूल उनसे मिलने पहुंच गया। स्कूल के बच्चों की जब छुट्टी हुई तो उसके बच्चे बाहर आए। मोहन अपने बच्चों को ढूंढता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों को कैसे ढूंढेगा। अब इन 5 सालों में तो उसके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए होंगे। वह उन्हें पहचानेगा कैसे? अगर उसने उन्हें पहचान भी लिया तो पता नहीं उसके बच्चे उसे पहचानेंगे या नहीं। तभी शीतल और अर्जुन ठाकुर दिखाई दिए। अर्जुन ठाकुर के तीनों बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें शीतल के और कजरी के बच्चे पढ़ते थे। और आज एक साथ मीटिंग से वापस आते वक्त अर्जुन और शीतल ने अपने बच्चों को एक साथ स्कूल से ले जाने के बारे में सोचा। अर्जुन और शीतल को एक साथ देखकर मोहन फिर से अंदर ही अंदर टूट गया। तभी उसके बच्चे दौड़कर शीतल के से जाकर लिपट गए। अपने बच्चों को देखकर मोहन की आंखों में आंसू छलक आए। वह अपने आप से ही बातें करने लगा कि उसकी पिंकी बिटिया कितनी बड़ी हो गई है और कन्हैया वह तो बहुत बड़ा हो गया है। वह तो उन दोनों को पहचान ही नहीं पाया था। दोनों बच्चे अर्जुन के बच्चों से अच्छे से बातें कर रहे थे। वही अर्जुन के बच्चे भी शीतल से अच्छे से बातें कर मिल रहे थे। कजरी का बेटा भी उनके साथ था। फिर सभी एक साथ गाड़ी में बैठे और वहाँ से चल दिए। मोहन उन्हें वहाँ से जाते हुए देखता रहा। फिर मोहन पास ही एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने बच्चों को लेकर अपने आप से ही बातें करने लगा कि उसके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। पता नहीं वे उसे जानते हैं या नहीं। भूल गए होंगे। जब वे उसके पास से आए थे तब तो वे कितने छोटे थे। वह अपने आप को मन ही मन धिक्कार रहा था कि वह कैसा पिता है जो अपने बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। शीतल तो महान है, एक देवी है जिसने ठोकरें खाते हुए भी अपने बच्चों की जिंदगी संवार दी। वह ना एक अच्छा पति बन सका और ना ही एक अच्छा पिता। उसके जीने पर धिक्कार है। वह देर तक अपने आप से बातें करता रहा। रात होने को आई तो स्कूल के चौकीदार ने आकर उससे कहा, रात को यहाँ बेंच पर रुकना अलाउ नहीं है, इसीलिए आप अपने घर जाओ। चौकीदार की बातें सुनकर मोहन अपने ख्यालों से बाहर आया और वापस घर आ गया। उसे चिंता में डूबे देखकर लीना ने कहा, क्या हुआ और कहाँ थे इतनी देर से? मैंने ऑफिस फ़ोन कर पूछा था। यह सुनकर मोहन ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा बाहर टहलने चला गया। यह कहकर वह कमरे में जाकर सो गया।
लीना उसे जाते हुए देखती रही। दूसरे दिन मोहन जल्दी ही शीतल के ऑफिस पहुंच गया और उसने चौकीदार से शीतल से मिलने के लिए कहा। चौकीदार उसकी चिट्ठी लेकर अंदर गया, लेकिन शीतल ने इस बार भी गुस्से में उसको एक तरफ फेंक दिया। कुछ देर तक मोहन ने इंतजार किया, फिर वह गुस्से में ऑफिस के अंदर घुस गया। चौकीदार ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहन नहीं रुका। वह सीधे ही शीतल के केबिन में पहुंच गया और बोला, शीतल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसे देखकर शीतल गुस्से में गार्ड की तरफ देखकर बोली, इसे अंदर किसने आने दिया? यह सुनकर गार्ड घबराते हुए बोला, मैंने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं रुका मैडम। ये सुनकर शीतल गुस्से में बोली, नहीं रुका तो क्या हुआ? अब निकाल दो यहाँ से। नहीं शीतल, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊँगा। यह कहते हुए मोहन का गला भर आया, समझी तुम? लेकिन शीतल के कहने पर बाकी के 2 गार्डों ने और आकर मोहन को पकड़कर जबरदस्ती ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मोहन चिल्लाता रहा, लेकिन शीतल ने उससे बात करना सही नहीं समझा। उसे चिल्लाते देखकर ऑफिस के सभी लोग शीतल की तरफ हैरानी से देख रहे थे। मोहन कहाँ मानने वाला था, वह तो शीतल से मिलकर ही जाना चाहता था। इसीलिए वह भी ऑफिस के बाहर बैठ गया और वहीं उसका इंतजार करने लगा। शीतल अब गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत, और अब करे तो क्या करे। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। कुछ देर ऑफिस में रुकने के बाद शीतल ने सोचा कि मोहन शायद अब गया होगा। इसीलिए वह अपने घर जाने के लिए ऑफिस से जैसे ही बाहर निकली तो मोहन ने उसे आवाज़ दी। मोहन की आवाज़ सुनकर शीतल ने मोहन की तरफ नहीं देखा और मोहन उसे आवाज़ देते हुए उसकी तरफ जाने लगा। लेकिन शीतल जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, मोहन गाड़ी के पीछे भागने लगा। मोहन पागलों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। तभी रोड पर आती हुई किसी गाड़ी ने मोहन को टक्कर मार दी और मोहन चिल्लाते हुए खून से लथपथ वहीं गिर गया। क्या शीतल मोहन की ऐसी हालत पीछे मुड़कर देखेगी? क्या शीतल मोहन को माफ कर पाएगी? मोहन को खून से लथपथ देखकर शीतल क्या करेगी? या फिर मोहन को ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अंतिम भाग में। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरे भाई का जन्मदिन है। आप उसे अपना आशीर्वाद जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।